मुजफ्फरनगर से खबर, एनकाउंटर में बदमाश घायल, नाबालिग के साथ की थी अश्लील हरकत। कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का मामला। सीतापुर में मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी। अमित की मौत के बाद आरोपी बालक दीवार फांदकर अपने घर गया। उसने अपने पिता मोनू मिश्रा को पूरी बात बताई। इसके बाद पिता पुत्र दोनों अमित के घर आए। उन्होंने शव को दुपट्टे से बांधकर घर के अंदर लटका दिया। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे की बॉडी मिली थी, जो बताया गया था कि ये फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले उस बॉडी को उतार लिया गया था। उस बॉडी का नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे थ्रोटलिंग आने पर उस पर पुलिस द्वारा विवेचना की गई। विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि उसको उसके पड़ोसी के पुत्र से झगड़ा होने के कारण गला दबाकर हत्या की गई थी, जिसमें आज दोनों अपराधियों को हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने देश में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी फर्जी बीमा पॉलिसी बेचकर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गैंग के सदस्य अभी तक कई राज्य के लोगों से लगभग 4 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस टीम को आरोपियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक्स, 4 सिम कार्ड, 2 कारें, लगभग 2 लाख रुपए नकद मिला है। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश करने में जुटी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये आरोपी नोएडा की एक कंपनी से ग्राहकों का डेटा चोरी करते थे। गिरोह के 2 सदस्य इस कंपनी के कर्मचारी हैं जो डेटा को चोरी करते थे। ये दोनों पहले हक्सर नाम की कंपनी में काम करते थे, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, और एक ये अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़े जो बीमा कंपनीज हैं उसका डेटा इनके पास सुरक्षित रहता था। ये दोनों चूंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, उनका एक्सेस उस डेटा को था। उन्होंने उस डेटा को वहाँ से चुराया और एक योजना बना करके उस डेटा को अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस योजना के तहत इन लोगों ने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा और कुछ प्री एक्टिवेटेड सिम उन्होंने कहीं से इंतज़ाम किए, जिसके बारे में पता कराया जा रहा है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हुई सजा पर रोक को लेकर मऊ कोर्ट में आज सुनवाई हुई। भड़काऊ भाषण के समय और सीडी को लेकर विरोधाभास हुआ। सरकारी वकील के साथ बहस में कई वकील शामिल हैं, जो अलग अलग बहस के दौरान सरकार का पक्ष रखे हैं। इसमें विरोधाभास है, जिस पर अब्बास अंसारी के वकील ने कहा कि हमारी आपत्ति है, सीडी को लेकर फिर सुनवाई होनी चाहिए। 30 जून को फिर सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का दोषी माना गया है। 2 साल की सजा हुई है। इसके बाद विधानसभा की सदस्यता चली गई। रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 हैं, उनकी बहस में काफ़ी विरोधाभास है। कोई पक्ष कह रहा है कि सीडी थी ही नहीं, डायरेक्ट एविडेंस है। कोई कह रहा है कि सीडी थी। इसी का स्पष्टीकरण देने के लिए उसमें डेट लगी है कि सीडी थी कि नहीं थी। मेरे द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। जो पेपर हैं, जो अपील के जो मेमो है, अपील में जो भी साक्ष्य सबूत आए हैं, उसके आधार पर साबित करना है कि सीडी थी कि नहीं थी। एक बार फिर लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन दिखा है। काम में लापरवाही करने वाले 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जेई को नोटिस दिया गया। सीएम के निर्देश पर पड़ती भूमि विकास विभाग के अधिकारियों और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हुई। विभागीय समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के काम में लापरवाही पाई गई थी, जिस पर एक्शन हुआ है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, अब तक जुटाई गई व्यवस्था का जायजा लिया, फिर मंच का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जल्द ही इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होने वाला है। राष्ट्रपति इस विद्यालय का उद्घाटन करने आएंगे। स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और आयुष विश्वविद्यालय के कामकाज को उन्होंने देखा।
उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उनसे अपडेट्स लिए, उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। जल्द ही राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आने वाली हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारें जातीय संघर्ष कराती थी, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया, लोगों को जातीय संघर्ष करना पड़ा। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती। यूपी के नाम पर लोग होटलों में कमरे नहीं देते थे। उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के संकट से गुजरा है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, यह सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। यूपी के अस्पतालों में पोस्टमार्टम पर नई गाइडलाइन जारी की गई। यूपी स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला आया। विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक अब 3 घंटे में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब शव का 4 घंटे में पोस्टमार्टम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें देरी पर जवाबदेही तय होगी। गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। आज यूपी में 9 जिलों में बीजेपी युवा मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया और लखनऊ में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवा वोटर्स को आपातकाल के काले दिन के बारे में बताया गया और इस कार्यक्रम में जेपीएस राठौर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की ठेकेदारी करता हुआ घूम रही है। ये आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है कि किस तरीके से इन्होंने 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ाकर उसका गला घोटने का काम किया, जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया, प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। ऐसी कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है। तो ये आज की पीढ़ी को बताने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि युवाओं ने बहुत अच्छी तैयारी की है। एक अच्छा संदेश इससे जाने वाला है। हमारा लोकतंत्र ऐसे कार्यक्रमों से और मजबूत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़े गए थे, बाद में इन्हें हटाया नहीं गया और उस पर कोई बहस भी नहीं हुई कि ये शब्द बने रहने चाहिए या नहीं। इसी पर चर्चा होनी चाहिए। ये 2 शब्द डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में नहीं थे और इसीलिए इस विषय पर विचार और बहस होना जरूरी है। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए?
सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म की, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग लेने लगी है। कांग्रेस एसपी हमलावर हैं, वहीं सरकार बचाव कर रही है कि ये समाजवाद को जोड़ना और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना ये नहीं था। और क्योंकि आप सबके ध्यान में ही है कि भारत माता कितने संघर्षों के बाद को प्राप्त हुई है और प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ, उसके बाद भी भारत माता विभाजन करके हमको मिली है। क्या अंबेडकर जी का संविधान बदला जाए? जो हमारा संविधान है इसका विरोध वो वैसे ही कर रहे हैं जब ये संविधान बना था और उस समय विरोध प्रदर्शन हुए थे। हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशलिज्म और गांधीज्म पे आधारित है। ये साफ साफ जो बेसिक प्रेम्बल है वो पूरे भारत के संविधान की रूह है, बाबा साहब की रूह है। और समाजवाद का ताल्लुक इंदिरा जी से नहीं है, समाजवाद का ताल्लुक सिर्फ कार्ल मार्क्स से नहीं है, समाजवाद का ताल्लुक शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, जेपी मूवमेंट जिससे बीजेपी अपने आप को जोड़ती है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने चुनौती दी कि वो 2027 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। एसपी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान की मदद करने के सवाल पर बोला और कहा कि मुझे अब किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा, अब मुझे अगर किसी पर विश्वास है तो वो अल्लाह पर है। और उन्होंने कहा उन्हें नहीं मालूम कि अब सपा के लोग आजम खान से मिलने जेल क्यों नहीं आते। कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाना। नहीं मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है, उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। वहीं तंजीम फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनके बयान से सहमत हैं। आजम खान के साथ अन्याय हुआ है, गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं, सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। कहते हैं हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाराणसी पहुंचे और उन्होंने शस्त्र संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा, शस्त्र संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करना हमारे लिए गौरव की बात है। प्राचीन ग्रंथ और वेदों का इतिहास हमारा है और उसे डिजिटल करके इस धरोहर को बचाना है। वेदों ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे देश का उद्धार और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ है और
ये हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे जो वेद हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो समाज कल्याण विभाग ने नोएडा में अवैध रूप से संचालित ओल्ड एज होम से 3 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया। वृद्धाश्रम से बुजुर्ग पुरुष और महिला की दयनीय हालत में एक वीडियो वायरल हुआ था। दनकौर में सरकारी वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों और समाज कल्याण विभाग के बीच रेस्क्यू के दौरान गहमा-गहमी भी हुई। यह आश्रम सेक्टर 55 का जन कल्याण ट्रस्ट बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और इसमें 39 बुजुर्ग रह रहे थे। 3 की हालत बेहद गंभीर थी जिन्हें रेस्क्यू किया गया और बाकी बुजुर्गों को भी 1 हफ्ते के अंदर रेस्क्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आश्रम का मालिक एडमिशन फीस के नाम पर 2.5 लाख रुपए लेता है। समाज कल्याण अधिकारी ने न्यूज़ 18 से इस पूरे मामले पर बात भी की। हम नोएडा के सेक्टर 55 जन कल्याण ट्रस्ट में मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। वो 3 बुजुर्ग जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उन तीनों बुजुर्ग को जिला समाज कल्याण विभाग रेस्क्यू करा रहा है और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं नजदीक से। ये तीनों बुजुर्ग हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। एक महिला बुजुर्ग जिसके हाथ बंधे हुए थे, दूसरे जिनको लंबे वक्त से कैद किया हुआ था कमरे में, यानी कमरे के बाहर ताला मरा हुआ था। आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा और जिला समाज कल्याण विभाग के यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और ये तीनों बुजुर्ग को जिला समाज कल्याण के वृद्धाश्रम जो कि दनकौर में है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि ये जो ट्रस्ट था ये रजिस्टर नहीं है उनके कागजों में, लिहाजा इसको देखते हुए नोटिस सर्व कर दिया गया है। कुल 39 लोग हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिस तरीके से लखनऊ में महिला आयोग को शिकायत मिली थी, उसके बाद तमाम विभाग के अधिकारी और साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, छापेमारी की गई और बेहद दयनीय स्थिति देखने को मिली थी जिसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। जिसके बाद अब कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 3 लोगों को शुरुआती तौर में रेस्क्यू किया जा रहा है और बाकी अन्य लोगों को धीरे धीरे रेस्क्यू करके वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जाएगा। और लखनऊ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लाईओवर की राह में बीच में उसको रोक रहा एक कॉम्प्लेक्स जो था वो तोड़ा जाएगा। कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की मंजूरी मिल गई है। कॉम्प्लेक्स तोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे पर बात बन गई है। अड़चन दूर होते ही 3 दिन में निर्माण काम शुरू हो जाएगा। ये पुल कई महीनों से रुका हुआ था, कितनी बड़ी समस्या था और अब इसका निर्माण कार्य, अब इसको गति मिलती दिख रही। मैम, आप ये मान के चलिए कि लगभग 6 महीने 7 महीने से ये काम जो है पूरा रुका हुआ था और इसकी वजह से यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लगभग 5 से 6 लाख आबादी का ये क्षेत्र जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ये कवरिंग करी और देश भर में इस बात को चलाया जिससे हमारी सरकार तक ये बात पहुंची और ये काम बहुत जल्दी हुआ। और मेरे को लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों ने इस सब मामले को निपटा दिया और ये आज इस हालत में आ गई कि ये टूटने लगी है। जनता बहुत खुश है यहाँ की कि ये काम अब जो है हमारा शुरू होने वाला है और हमको इस अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई हुई और इस भिड़ंत का वीडियो सामने आया। अवैध कब्जा हटाने के दौरान जेसीबी मशीन के सामने आ रहे व्यक्ति को पुलिस अपने साथ ले गई और उसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीम पीडब्ल्यूडी की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए गई थी। खबर मुजफ्फरनगर से है। थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो कांवड़ मार्ग नोवल्टी चौक के पास स्थित एक होटल का बताया जा रहा है। इसमें एक कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हुई। वो इस तरीके से रोटी बनाता नजर आया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। नोवेल्टी चौक के पास व्यक्ति, उसका नाम शहनवाज पुत्र अब्दुल अजीज जो कि दक्षिणी कृष्णापुरी खाला पार का रहने वाला है। पुलिस द्वारा तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ करने पर उसने अपने कृत्य को स्वीकारा। पुलिस वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को 170, 126, 35 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। सर, कब का वीडियो बताया जा रहा है? ये वीडियो 2 दिन पुराना है।